देखो, अगर हमारे पास एक आर्बिट्री वायर रहता है, सपोज कीजिए कोई ऐसा करके एक जनरल आर्बिट्री वायर बोल दिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे जनरल ले लिया, और इस आर्बिट्री वायर से अगर सपोज कीजिए आई करंट पास कर रहा है, या आई करंट पास कर रहा है, इस आर्बिट्री वायर से जब आई करंट पास करेगा, है ना, तो अभी भी हम लोगों ने क्या देखा कि इसके चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पर वो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। तो देखो, हम लोगों ने ये, या बायट सेवर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ यहाँ पर है ना, डीएल अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंटल लेंथ डीएल, और उसका जो डीएल क्योंकि एक वेक्टर हो गया, अब इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना, और वो डायरेक्शन किधर लिया जाएगा, तो करंट के डायरेक्शन के अलावा, ये तो हम जानते ही है कि भाई ये डीएल वेक्टर अगर है तो इस डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हम ऑब्वियसली करंट का अपोजिट तो नहीं लेंगे, करंट डायरेक्शन के अलोंग ही लेंगे, क्योंकि करंट डेंसिटी वाला फैक्टर भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो डीएल का जो डायरेक्शन है वो मान लेना नॉर्थ की ओर, ये ऊपर की तरफ, और मान लो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट यहाँ पे लिया गया, एक जनरल पॉइंट, और ये जो पॉइंट है हमारा ये आर डिस्टेंस पे था, ठीक है, ये आर डिस्टेंस की दूरी पे था। तो यहाँ पर क्या है, बायट सेवर्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ना, ये कैलकुलेट करने का हमको तरीका बताया था, और उन लोगों ने क्या बताया कि इस पी पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक छोटा सा डीएल एलिमेंट के लिए, है ना, तो उसका वैल्यू बोल दिया डीबी, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, है ना, बी सिंबल हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो डीबी हो गया तुम्हारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि मैंने एक वायर जो लिया टेरा का लिया है ना, कुछ भी हो सकता है, ये है ना, तो यहाँ पर इसलिए एक छोटा सा इस तरह से डीएल कंसिडर किया। इस डीएल के लिए हमारा पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, ये बोला बायट ने, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, है ना, ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा, है ना, जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कुछ चीजें देखे थे, वो तो ऑब्वियस सा दिखता है कि भाई जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही कंसेप्ट था, है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा था हमारा, है ना, करंट के ऊपर, करंट के ऊपर, है ना, ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके ऊपर भी, है ना, ये लेंथ एलिमेंट डीएल इसके ऊपर भी निर्भर कर रहा था, इसके ऊपर भी प्रोपोर्शनल था। और दूसरी चीज, ये जो डीएल वेक्टर या ऊपर की तरफ जो डीएल का डायरेक्शन है ना, उसके और ये एंगल है ना, मतलब आर के बीच में जो एंगल है उसके साइन थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था, उसके साइन थीटा। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है ना, बायट सेवर्ट ने हमसे ये कहा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये रूल तो बार बार आता है, ये तुम लोगों को समझ में आता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ ऑब्वियसली तुम्हारा जो है आर स्क्वायर के रिलेशन से डिक्रीज करता है ना। तो ये हमको बायट सेवर्ट ने कहा था। और इसमें जब प्रोपोर्शन हटाओगे, है ना, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ये था हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है, तो उसी तरह से यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना। और म्यू नॉट नॉट लिखा हुआ है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम किसमें मेजर कर रहे हैं, कौन से मीडियम में मेजर किया जा रहा है, वैक्यूम के लिए, है ना, तो वैक्यूम के लिए वैल्यू था। तो मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, at point P will be mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r का स्क्वायर। ये हमको बायट सेवर्ट ने कहा था। ये स्टेटमेंट आपको अभी नोट्स के फॉर्म में जब आप कलेक्ट करोगे वहां मिल जाएगा। आज के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ग्रुप में वो जो मटेरियल है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम लोग वहां से देख लो, जब तक प्रिंटेड नहीं मिलता है तुम लोगों को। तो देखो, बायट सेवर्ट ने हमसे जो कहा था, है ना, इसमें बहुत सारी चीज हम खुद भी देख सकते थे कि भाई हाँ भाई, करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड तो करना ही चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस भी होना चाहिए। डीएल फैक्टर क्यों आएगा? देखो, डीएल फैक्टर एक्चुअली ऐसा टाइप का चीज है कि अगर डीएल का लेंथ बड़ा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, मतलब हर छोटे छोटा डीएल जो है छोटा छोटा बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। ये छोटा सा जो डीएल है वो एक बार मैग्नेट, यहाँ एडजेसेंट और एक डीएल वो भी एक मैग्नेट, यहाँ उसके एडजेसेंट और एक डीएल वो भी एक मैग्नेट। तो हर डीएल का जो है ना कंट्रीब्यूशन होता था, ये साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया था। जैसे तुम अगर मान लो एक बार मैग्नेट ले लिए, जैसे सपोज कर लो तुमने एक बार मैग्नेट ले लिया, है ना, उसके बाद बिल्कुल उसके पैरेलल और एक बार मैग्नेट ले लिया, उसके पैरेलल और एक बार मैग्नेट ले लिया, है ना, और सबको पैरेलल रखा गया, मतलब नॉर्थ 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 सबका सामने की तरफ रखा गया। तो एक आयरन का रॉड को वो जो अट्रैक्ट करेगा, उसमें फोर्स जो आयरन का रॉड को मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्गर मिलेगा कि नहीं। जैसे सपोज कर लीजिए ऐसा टाइप का सिचुएशन अगर हम बोल रहे हैं, जैसे सपोज कर लो ये एक तुम्हारा नॉर्थ एंड यहाँ पर है, ये अगेन ये नॉर्थ एंड है, ये अगेन ये नॉर्थ एंड है, इस तरह से। तो ये तीनों को मिला करके यहाँ पर अगर कोई पॉइंट अगर है, कोई अगर मान लो कोई लोहे का कोई यहाँ पे छोटा सा बॉल है, तो ये तीनों जो नॉर्थ पोल्स है ना,
इसको जब अट्रैक्ट करेगा, है ना, एक जितना करेगा बाकी तीनों क्या करेगा, मिलके ज्यादा करेगा, है ना। एग्जैक्टली उसी टाइप के कंसेप्ट एक्चुअली लेंथ एलिमेंट के लिए भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि लेंथ अगर बढ़ता है ना, तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती है, ये हमने देखा था। और ये कैसे पता किया था, क्योंकि जो पॉइंट पी है वहां पे एक छोटा सा हमने आयरन का रॉड रख लिया था या आयरन का बॉल रख लिया था, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो स्ट्रॉन्गर हमको मिलने लगा। तो ये चीज था। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना ऑब्जर्वेशन जो था उसी को हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी लिया, और इसको हम लोगों ने ये कहा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बट ये साइन थीटा वाला कंसेप्ट कहाँ से आया, है ना, क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको, है ना। तो देखो साइन थीटा का जो कंसेप्ट है, ऐसे भी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज अगर ऑब्जर्व करो, साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल अगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो डीएल है, चलो इसको डीएल का वेक्टर दिखा देता हूँ, ये डीएल वेक्टर हो गया, है ना, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा करंट की डायरेक्शन के अलावा, और ये रेडियस वेक्टर हो गया, है ना, ये हो गया तुम्हारा रेडियस वेक्टर, क्योंकि वो डीएल से इधर मेजर किया जा रहा है। अभी तुम्हारा डीएल और आर जो है, क्योंकि दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं या दोनों लेंथ वेक्टर्स है, और दोनों के बीच में एक एंगल थीटा, है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंगली जो था ना, मैग्नेटिक फील्ड के जो आइडियाज थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा उतना सिंपल नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये देखा था कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड जाएगा, है ना, बाहर की तरफ जाएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है रेडियली आउटवर्ड की तरफ उसका जा रहा है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा ही यूनिक चीज था। मैग्नेटिक फील्ड में क्या था कि अगर ये तुम्हारा करंट का वायर है, ऐसा कोई अगर करंट वायर है, तो ऐसे कोई पोजीशन पे, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो तुम्हारा, है ना, इस वायर के रेडियल डायरेक्शन में नहीं था, है ना, ऐसे नहीं था। या ये बोल दो, ये जो पॉइंट है और जो ये वायर है ना, इस प्लेन में नहीं था। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे और ये चार्ज देखोगे, तो ये सारे एक ही प्लेन में है, देख लो ये एक ही प्लेन में है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक ही प्लेन में है। जबकि यहाँ पे ये जो करंट है, ये तुम्हारा, है ना, ये छोटा सा करंट एलिमेंट बोल देता हूँ डीएल, और ये जो रेडियस वेक्टर है ना, इसको आर वेक्टर, है ना। तो ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर जो था, ये कौन से प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है ना। इस प्लेन में देख लो, ये पेपर वाला प्लेन पे है, ये पेपर के ऊपर है, तो ये एक्स वाई प्लेन में था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर होता था। इनके परपेंडिकुलर वो कहाँ जाता था, कॉपी के अंदर, ऐसा सीधा कॉपी के अंदर घुस रहा होता है। ये इफेक्ट हम लोगों ने पाया था। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, वो जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के कारण हमको इस साइन थीटा का कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और वो कैसे किया गया था वो देखो। देखो इसमें क्या था, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉपी के अंदर घुस रहा है, तो इसके लिए हम सिंबलाइज करते हैं ऐसा क्रॉस, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉपी से बाहर निकल रहा है, तो हम सिंबलाइज करेंगे एक डॉट, है ना। ये दो सिंबल्स एक्चुअली तुम्हारा वेक्टर का सिंबल है ना। ये सिंबल्स वेक्टर का है। ये वेक्टर का सिंबल कैसे हुआ, देखो हम यूजुअली जब भी वेक्टर बनाते हैं ना, तो हम वेक्टर को सिर्फ उसका एरो दे करके छोड़ देते हैं कि ये वेक्टर हो गया भाई, है ना। लेकिन वेक्टर का अपना पूछ भी है ना, उस पूछ को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तुम डर्ट या एरो, है ना, डर्ट या एरो अगर देखे होगे, तो एरो का क्या रहता है, टिप जो है वो पॉइंटेड रहता है, लेकिन पीछे की तरफ अगर देखोगे, है ना, तो पीछे की तरफ तुम्हारा जो है एक वो रहता है तुम्हारा, है ना, मतलब गाइड करने के लिए, एयर को गाइड ग्लाइड या जो एरो है इसको ग्लाइड अच्छे से करने के लिए तुम्हारा पंख लगा हुआ रहता है, या तुम्हारा तुम्हारा क्रॉस हेयर्स मतलब क्रॉस रहते हैं तुम्हारे, विंग्स रहते हैं। तो उसी टाइप से ये है एक्चुअली एक वेक्टर। अब देखो इस वेक्टर को अगर आप सामने से देखोगे तो उसका टिप दिखेगा, तो टिप दिखेगा, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर जब हम थ्री में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको ऐसा डॉट दिखाया जाए, मतलब वेक्टर को कहाँ से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, ऐसा देखना, है ना। ये जो वेक्टर है, इस एरो को अगर आप सामने से देखो, देखो मेरा पेन, मैं मेरा पेन को देखो ऐसे ऐसे रखा हूँ, तो तुम लोग को कैसा दिख रहा है, ये अभी एक लेंथ दिख रहा है। लेकिन अगर पेन को मैं बिल्कुल तुम्हारे तरफ, उसका टिप अगर तुम्हारे तरफ पॉइंटेड कर दो, तो देखो पेन नहीं दिखेगा वो, है ना। देखो अब वो क्या दिख रहा है, ये दिखा, तुम लोग सब लोग कैमरे में अगर देख रहे होगे, तो तुमको पेन जैसा नहीं दिख रहा है, उसका क्या दिख रहा है, टिप दिख रहा है बस, है ना, एक डॉट दिख रहा है बस, है ना, उस तरह से। इसलिए तुम्हारा जो है ना, इस वेक्टर को अगर हम तुम्हारा सामने से देखेंगे, तो उसको हम यहाँ पे एक डॉट बोल के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और इसी वेक्टर को अगर पीछे से देखेंगे, तो हम उसको क्या देख रहे होंगे, उसका पूछ देख रहे होंगे, पीछे का देख रहे होंगे, इसलिए उसको क्रॉस दिखाया जाता है। जैसे ये देख लो, ये तुम लोग को पेन का टिप दिख रहा है ना, ये बिल्कुल एक पेन का टिप दिख रहा है, तो ये टिप के लिए हम डॉट लिखेंगे। और ये अगर ऐसे उल्टा कर दो ऐसा करके, है ना, तो ये टिप अब क्या दिखेगा, वेक्टर का क्रॉस दिख रहा होगा, है ना। देखो वेक्टर का ये क्रॉस दिख रहा होगा, पीछे का दिख रहा है। तो यही आइडिया जो है हम वेक्टर के लिए यूज करते हैं, और ये किसी भी वेक्टर के लिए यूज किया जाता है।
लेकिन वो अब तक हम लोगों ने यूज क्यों नहीं किया था, तो इसलिए यूज नहीं किया था, देख लो मोस्टली हम लोगों ने 2 डायमेंशन फिजिक्स से देखा अब तक, और 2 डायमेंशन फिजिक्स में हमको ये 3D का ये फिगर का जो कंसेप्ट है ये जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसलिए हम लोग नहीं किए थे। लेकिन अब जो है हम लोग जिस जो चैप्टर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज 3 डायमेंशन में रहता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे चूंकि ये ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, ये मतलब ऑब्जर्व हमने जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हमको 2D पेपर में रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर हमारा वेक्टर है ना कॉपी से बाहर निकल रहा है ना, देख लो कोई वेक्टर कॉपी से बाहर निकल रहा है तो हम उसका क्या दिखेंगे, टिप को दिखेंगे, तो इसलिए उसको डॉट दिखाया जाएगा। लेकिन कोई वेक्टर अगर कॉपी के अंदर घुस रहा है ना, तो उसको क्या दिखाया जाएगा, क्रॉस दिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे और एक समझ लो, मोशन के कंसेप्ट से, मैकेनिक्स के कंसेप्ट से। जैसे मान लो मैंने बोल दिया मेरा कोई गाड़ी है, या कोई गाड़ी है या कोई ब्लॉक है, ठीक है, और बोल दिया ये ब्लॉक का जो वेलोसिटी है ऐसा है, क्रॉस वी वेक्टर, है ना। मैंने क्या दिखा, देखो ये एक ब्लॉक है ना, फिगर दिख रहा है ना तुम लोग को, है ना। मैंने क्या दिखा दिया, एक ब्लॉक है ना, दिस इज एनी ब्लॉक, है ना, दिस इज एनी ब्लॉक, और इस ब्लॉक का बोलते हैं जो वेलोसिटी है ये क्रॉस है ना। इसकी वेलोसिटी जो है वो क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आना चाहिए, क्या ये ब्लॉक हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है, ये राइट साइड जा रहा है, ये नॉर्थ जा रहा है, ये साउथ जा रहा है, नहीं, है ना। ये ब्लॉक हमारा कॉपी के अंदर घुसता जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ये पाताल लोक की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्रॉस वो सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि क्रॉस का मतलब हमको क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर का पुश दिखेगा, पीछे का दिखेगा, है ना, ये उसका मतलब हुआ। ठीक उसी तरह से अगर तुम इसके सामने अगर क्रॉस ना बना करके अगर डॉट बना दो, तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर वो उड़ के आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा, है ना। ये इफेक्ट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ। तो दैट्स वाई आपका, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका था उसमें ये था, हमारे पास अगर देखोगे ये जो पॉइंट पी था, इसमें इतना तक तो ठीक था कि करंट के ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है, लेंथ एलिमेंट के ऊपर प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल है ना। तो ये सारी चीजों को तो ठीक है ना। लेकिन ये साइन थीटा वाला फैक्टर कहाँ से आया, तो साइन थीटा वाला फैक्टर ये डायरेक्शन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया था, है ना। और ये डायरेक्शन कैसे लिया गया उसके लिए देख लो, देखो मैग्नेटिक फील्ड का ये एक्चुअली जो रिलेशन है ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म अगर हम रिप्रेजेंट करें तो dB इजुकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ होगा नहीं, आई dl क्रॉस r वेक्टर, ये उसका सही रिप्रेजेंटेशन है, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड का क्यूब, है ना। अब देखो ये जो मैग्नीट्यूड ये जो फॉर्म है, अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो इसमें अब देखो ये dl क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो dl क्रॉस r अगर बोलोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डीएल आर साइन थीटा, है ना, डीएल आर साइन थीटा, और उसमें ऊपर नीचे एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आई डीएल साइन थीटा, क्योंकि आर तो कट गया, और नीचे आर क्यूब की जगह पे क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये उसका वेक्टर का फॉर्म है। और इससे देखो तुम्हारा जो 3D डायरेक्शन है वो भी बन रहा है, 3 डायमेंशन में जो डायरेक्शन बनना चाहिए वो भी बन रहा है, क्योंकि डीएल क्रॉस आर देखोगे तो डीएल कौन सा डायरेक्शन था, ऊपर की तरफ, है ना। आर कौन सा डायरेक्शन है, ये इधर एंगल में इधर थीटा, डीएल और आर के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो फिर डीएल क्रॉस आर मतलब जो वेक्टर था वो किधर होता था, तो याद करो क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशन में डीएल क्रॉस आर अगर करोगे तो ये रिलेशन ऐसा होता था, देखो ये दो वेक्टर्स, है ना। मैंने ये सब चीजें क्लास 11 में बहुत सिखा रखा है, जिनको क्लियर नहीं है ना, तो तुम लोग को थोड़ा सा वेक्टर्स अलग से सीखना पड़ेगा। जैसे ये दो वेक्टर्स दिखा रहा हूँ, है ना, देखो ये दो वेक्टर्स, एक डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, काला वाला डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर। डीएल क्रॉस आर बोलने का मतलब ऐसे घुमाना होता है, इस तरह से। डीएल क्रॉस आर मतलब होता है वेक्टर को इधर घुमा रहे हो, डीएल को घुमाओगे किसके तरफ, आर की तरफ, आर को नहीं छोड़ोगे, है ना। और ऐसे घुमाने का मतलब होता है ये क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन में तुम्हारा जो साइन होता है वो नेगेटिव आता है ना। और डायरेक्शन का कंसेप्ट तो तुम लोग को पता ही है, आई कैप जे कैप, अगर क्रॉस करते हो आई क्रॉस जे तो के कैप आता है ना, जे क्रॉस के करते हो तो आई कैप आता है, उल्टा करते हो आई क्रॉस के करते हो तो माइनस जे आता है ना। ये जो तुम्हारा रूल होता था याद होगा तुम लोग को। तो वही रूल, नहीं तो आज अभी मैं एक ग्रुप में फिर से वेक्टर वाला भी नोट जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये दो चीज अपलोड कर दूंगा, एक नोट सीबीएसई वाला और एक ग्रुप में तुम्हारा वेक्टर वाला नोट्स, तो उसमें चेक कर लेना एक बार। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो रिलेशन था, है ना, नहीं तो मेरे एक बार कैमरे में देख लो।
देखो कैसा टाइप का था कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट ये था 3 डायमेंशन में। अब इसमें तुम लोग को मेरा मिरर इमेज दिखेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना उसमें, है ना, जैसे ये 2 वेक्टर्स है, ध्यान रखना, हम लोग कोशिश करेंगे इसलिए इस तरह से समझने के लिए। देखो ये 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर अभी दिखा रहा हूँ, है ना, ये 2 वेक्टर जो है आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो रहा है ना, इस तरह से। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर, है ना, आपका ये काला वाला वेक्टर जो है ना, आप इसको ऐसे घुमाओ, है ना, ऐसे घुमाओ, ठीक है, और व्हाइट वाला वेक्टर को इंटेक रखो, तो ये हो गया, अगर काला वाले को अगर आप ए बोलते हो और इस व्हाइट वाले को अगर बी बोलते हो, है ना, तो ये हो गया ए क्रॉस बी, है ना, ये हो गया ए क्रॉस बी। कैसा रोटेशन इफेक्ट दिख रहा है, ए क्रॉस बी, है ना, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है कि नहीं, देखो ए क्रॉस बी कैसा हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन। और एक चीज आप लोगों को पता है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ए क्रॉस बी आप करते हो, है ना, तो जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट है वो भी तो वेक्टर ही बनता है। और ए क्रॉस बी का अगर वो रिजल्ट अगर वेक्टर बनता है, वो वेक्टर किधर रहता है, वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना, ए और बी के परपेंडिकुलर रहता है, मतलब ऐसा, इस डायरेक्शन में। ये 2 वेक्टर हो गए, है ना, ये हमारा ए वेक्टर, इसको मैंने बी वेक्टर बोल रखा है, और सी वेक्टर किधर आएगा, तुम्हारी तरफ, है ना, स्क्रीन से बाहर निकलते हुए तुम्हारी तरफ, है ना, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, या स्क्रीन को देखोगे तो स्क्रीन में अगर मैंने रखा है इस तरह से, तो स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा होगा, है ना, बाहर की तरफ। तो अगर हम ए क्रॉस बी बोलते हैं, है ना, हम अगर ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, तो ये वेक्टर कहाँ जा रहा है तुम्हारा, तो देख लो, ए क्रॉस बी बोलते हैं तो ये वेक्टर तुम्हारा, ये रिलेशन ए क्रॉस बी बोलते हैं तो ऐसा, है ना, दिख रहा है, ए क्रॉस बी, बी को नहीं छोड़े, बी को नहीं छेड़ेंगे, ए को हम घुमाएंगे किसकी तरफ, बी की तरफ। तो ए को अगर हम बी की तरफ घुमाएंगे, तो ये ढक्कन खोलने वाला जो कंसेप्ट होता था, जिसको हम बोलते थे राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल, वेक्टर का ये कंसेप्ट था, तो वो राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल के अकॉर्डिंग तुम देखोगे, तो अगर तुम कोई ढक्कन को अगर यूं घुमाओ, है ना, ऐसे घुमाओगे ये क्लॉकवाइज, है ना, तो तुम्हारा ढक्कन जो है वो बाहर नहीं निकलता है, वो ढक्कन अंदर की तरफ जाएगा, है ना, ये इफेक्ट जो क्रिएट होता है। तो ये इफेक्ट एक्चुअली यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। और यहाँ पर ये जो आइडिया है, इसी आइडिया को इसीलिए हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, क्योंकि देखो वेक्टर का डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना जरूरी था। नहीं तो हम लोग सीधा सीधी क्या बोल सकते थे पता है, अगर बायट-सावर्ट लॉ के केस में अगर मान लो ये जो डायरेक्शन है ना, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, अगर वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं होता, जैसे यहाँ डीएल और आर वेक्टर को देखोगे, तो डीएल और आर वेक्टर, चलो कॉपी में वापस आ जाओ, जैसे यहाँ पर ये डीएल और आर वेक्टर को अगर देख रहे होगे, ये डीएल और आर वेक्टर क्या है, इस पेपर के प्लेन में है ना, डीएल और आर वेक्टर जो है इस पेपर के प्लेन में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब अंदर जाएगा या बाहर आएगा, है ना, तो ये इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को हम कैसे स्टडी करें, है ना, जबकि तुम्हारा अब तक जितने भी चीजें देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या तुम्हारा मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ऐसे टाइप के फील्ड वाले कंसेप्ट में हमेशा क्या रहा था कि भाई तुम्हारा जो फोर्स और फील्ड जो है, वो सबके सब जहाँ पे एलिमेंट्स रहते थे उसी प्लेन में रहते थे, तो इससे दिक्कत नहीं जाता था। ग्रेविटेशन में देख लो, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लो, तो वहां दिक्कत नहीं जाता था। तो इसलिए वहां पर हम लोगों ने ये सब क्रॉस वगैरह का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट यहाँ पे करना पड़ा हमको, है ना। तो दैट्स वाई ये साइन थीटा का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये साइन थीटा यहाँ से नहीं आया था, साइन थीटा एक्चुअली इस क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट से आया था, क्योंकि डीएल क्रॉस आर अगर करते हो, है ना, तो देन इट विल बी डीएल आर साइन थीटा, फिर ऊपर नीचे एक आर आर कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। बट हम स्टिल हम बायट-सावर्ट लॉ जब स्टडी करते हैं, तो हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, at a point P is directly proportional to current, directly proportional to length element dl, and directly proportional to sine of angle theta, and inversely proportional to square of the distance, है ना। ऐसे ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड इसलिए बोलते हैं, है ना। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई डीएल क्रॉस आर, है ना, इनटू अपॉन आर क्यूब, तो उसका फॉर्म रहता है, ठीक। तो अभी शायद तुम लोग को थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट सुन सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। उस रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वगैरह बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे पहला रूल जो है वो, फिर से आ जाओ, दूसरे कैमरे में शिफ्ट हो जाओ, देखो रूल सबसे सिंपल वाला ये है। हम लोग मैक्सिमम जो पढ़ेंगे ना, वो ऐसा कंडक्टर वाला वायर वायर का ही स्टडी करेंगे। जैसे ये कंडक्टर है तुम्हारा, देख लो, है ना। अगर सपोज कर लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, मेरे पेन का कंडक्टर मान लो, जैसे अभी अभी हम लोगों ने कॉपी में देखा था। इस कंडक्टर से अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा बनता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गोल गोल बनता है, ऐसा गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। और ये ऑब्जर्वेशन हमने कैसे किया था, है ना। देखो एक तो तुम्हारा बार मैग्नेट ले लेके कर सकते हैं, है ना।
और दूसरा, ये चीज तुम घर में भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे घर पे अगर मान लो तुम्हारा आयरन के डस्ट है, आयरन के अगर डस्ट है ना, मतलब आयरन डस्ट कहाँ से निकलता है? जब जैसे तुम्हारा कोई घर में अगर तुम्हारा प्लम्बर आता है और पानी के पाइप को अगर कटिंग करता है ना? अगर प्लम्बर तुम्हारा पानी की पाइप को अगर कटिंग करता है ना? तो देखो उसमें जो डस्ट निकलते हैं वो आयरन डस्ट वगैरह हो गया, है ना? तो उस तरह का अगर आयरन के पाइप को अगर कट करोगे तो जो आयरन डस्ट निकलते हैं ना, उसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो, एक व्हाइट पेपर ले लिया, है ना? ये हमारा एक व्हाइट पेपर ले लिया और इस व्हाइट पेपर के बीचों बीच में मैंने एक छेद कर दिया, ठीक है? एक छेद कर दिया। इस व्हाइट पेपर को कार्डबोर्ड जैसा एज्यूम करो और इस कार्डबोर्ड को हमने क्या किया, बीचों बीच से छेद कर दिया और अपना जो करंट वायर है ना, डीसी करंट वायर, एसी नहीं लेकिन डीसी, डीसी करंट वायर जो एलिमेंट है वो यहाँ से पास करा दिया ऐसे, जो मैंने अभी तुम लोग को थोड़ी देर पहले जो फिगर में दिखाया था, ये जो फिगर में जो दिखाया था, है ना? ये फिगर में जो देखे थे वही वाला फिगर। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे एक छेद करके ना, अगर हम अपना जो डीसी करंट वायर है यहाँ से अगर पास करा दे और वो जो आयरन डस्ट है यहाँ पे अगर छिड़क दे, सरफेस के ऊपर अगर आयरन डस्ट को ऐसे मैं अगर छिड़क देता हूँ, तो थोड़ी देर वेट करो बस, है ना? थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट ऐसे वेट करो, तो थोड़ा देर के बाद तुम क्या देखोगे, यहाँ पर जो आयरन डस्ट है ना, वो गोल 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 ऐसा पैटर्न बना लेगा। अब वैसा पैटर्न क्यों बनाएगा? तो वैसा पैटर्न इसलिए बनाएगा क्योंकि हर छोटा सा आयरन डस्ट जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। भले वो आयरन का डस्ट है ना? बट पार्टिकल जैसा है, मतलब बहुत छोटे छोटे बट है तो, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर शेप या तुम्हारा कोई थोड़ा सा स्क्वायर शेप होगा, कोई थोड़ा सा उसका टुकड़ा माइक्रोस्कोप में देखोगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड शेप रहेगा उसका कुछ, है ना? तो वो छोटा-छोटे क्या बनते थे, बार मैग्नेट जैसा में बिहेव करते हैं। और वो छोटे-छोटे बार मैग्नेट क्या करते हैं तुम्हारे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा बार मैग्नेट अलाइन होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी वो अलाइन हो जाता है। तो अल्टीमेटली कैसा शेप दिखने को मिलता है? ऐसा गोल, 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 गोल ऐसा शेप दिखता है। छोटा सर्किल, फिर एक बड़ा सर्किल, फिर उसके एक ऊपर बड़ा सर्किल, इस तरह से मतलब कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर्किल देखने को मिल जाता है। अगर तुम एक इस तरह से अगर करंट का वायर, है ना, ऐसा लेते हो, ये पेन को मेरा करंट वायर मान लो, है ना, डीसी करंट वायर, और यहाँ पे अगर तुमने माने अगर आयरन के डस्ट अगर थ्रो कर दिए थे, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर तुम ये मैग्नेटिक कॉम्पास भी लेते हो ना, तब भी तुमको ये इफेक्ट दिखने को मिलता है। अभी तुम लोग जैसे क्लास 12 में अभी हो, तो तुम लोग स्कूल खुलते ही तुम लोग को लैब का एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। तो उस लैब के एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने का भी एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें क्या करते हैं, एक छोटा-सा मैग्नेटिक कॉम्पास लेते हैं, छोटा-सा, है ना? उस मैग्नेटिक कॉम्पास को लेकर के क्या किया जाता है, तुम्हारा एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको ड्रॉ किया जाता है। हो सकता है ये तुम लोगों ने क्लास 10 में भी अगर हो सकता है तो किया हो, है ना? मैं उसी तरह से क्या है, अगर तुम एक ना इस तरह से करंट का वायर ले लो, ऐसा करंट का वायर ले लो, है ना? और इस करंट के वायर के चारों तरफ अगर ना उस मैग्नेटिक कॉम्पास को देखोगे, ऐसे-ऐसे करके घुमा-घुमा के देखोगे, तो बड़ी ही उसका जो नॉर्थ पोल है ना, वो हमेशा क्या करेगा, ऐसे गोल घूम जाएगा। मतलब यहाँ लाओ, जैसे नॉर्थ पोल कैसे दिखाएगा, यहाँ है ना? तो नॉर्थ देखो, इसको अगर हम नॉर्थ बोल रहे हैं तो नॉर्थ इधर दिखाएगा। इधर आ जाओगे तो नॉर्थ इधर दिखाएगा। इधर आ जाओगे तो नॉर्थ इधर दिखाएगा। मतलब जैसे कि नॉर्थ पोल जो है ना चक्कर लगा रहा है, ऐसा टाइप का। जब तुम कॉम्पास को ऐसे घुमाओगे तो नॉर्थ पोल जो है ना चक्कर लगाते हुए तुमको दिखेगा। ऐसा टाइप का इफेक्ट दिखता है। तो ये सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों ने ये पता किया था कि एक्चुअली एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, वो सर्कुलर लूप में निकलता है ना? तो हमारे लिए आसान हो गया, है ना? यानी कि आगे से, है ना, हमको ये क्रॉस प्रोडक्ट का कांसेप्ट और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कि फिर रेयरली सिर्फ 1% 2% क्वेश्चंस जब हम बनाते हैं, तो वहाँ पे डिस्कशन होता है। वो भी कब होगा? जब वेक्टर फॉर्म में चीज़ें दिया रहेगा। आर को तुम्हारा आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसा फॉर्म में दिया रहेगा। सपोज़ कर लो आर वेक्टर बोल दिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप, है ना? और जो डीएल वेक्टर है ना? उसके भी कुछ वैल्यू दे दिए होंगे, है ना? तो इस तरह का डीएल वेक्टर का अगर कोई पोजीशन वेक्टर बता दिया, है ना, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप, है ना, इस तरह से कुछ पोजीशन वेक्टर बता दिया, तब हम तुम्हारा जो है वो वेक्टर रिलेशन को यूज करेंगे और तब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है उसको यूटिलाइज करेंगे। बस हमको जरूरत नहीं पड़ती है। बस हम इतना सिंपल जानते हैं जो ऑब्जर्वेशन में था, कि हमारा अगर एक करंट कैरिंग वायर ऐसा रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके चारों तरफ गोल 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 ऐसा लूप बनाता है। लेकिन अगर लूप बनाता है तो लूप का डायरेक्शन क्या होगा, ये एक कंसर्न है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन रहता है ना? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तुम जानते हो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये सभी को पता है। ए क्रॉस बी इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम है। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ए साइन थीटा। मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट क्या अलग अलग है, डायरेक्शन अलग है। ए क्रॉस बी करोगे तो, है ना, ए बी साइन थीटा आएगा, लेकिन डायरेक्शन अगर एन कैप लेते हो, है ना, डायरेक्शन अगर ले तो सपोज आई कैप ले लेते हो, तो बी क्रॉस ए करोगे तो ए बी साइन थीटा ही वैल्यू आएगा, बट डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस आई कैप। ये वेक्टर का आइडिया है तुम्हारा। तो वो वेक्टर के डायरेक्शन को भी हमको यहाँ पे देखना था। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास अगर इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ तो होगा,
और ये जो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम क्लॉकवाइज बोले कि एंटी क्लॉकवाइज बोले, ये प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हुआ। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर एक और हमारा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना। बहुत ही आसान सा रूल है, वो है राइट हैंड थंब रूल, है ना। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये चीज तुम लोग अपने अपने अभी सामने, है ना, कॉपी में मतलब बैठे मत रहो, है ना, करके देखो मेरे साथ साथ। आइडिया के अकॉर्डिंग क्या है तुम्हारा, है ना, अगर ये तुम्हारा पेन जो है अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज कर लो ये पेन जो है अगर तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट का डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, है ना, ये जो टिप है वो एरो जिस तरफ है उसी तरफ करंट का डायरेक्शन एज्यूम करो, है ना। तो थंब रूल में क्या बताया जाता है, जो करंट है ना और जो थंब है इन दोनों को पैरेलली रख लो, थंब और करंट का डायरेक्शन को पैरेलली रख लो, और फिर इस करंट वायर को आप लपेट लो, पकड़ लो ऐसे, ठीक है। देखो कैसे क्या मैंने समझ में आया, देखो थंब को मैंने क्या किया, करंट के डायरेक्शन में रखा, दिख रहा है, हमको मैंने करंट के डायरेक्शन में रखा, हमको करंट के डायरेक्शन में रखा, और ला करके इसको पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, देखो थंब का डायरेक्शन, है ना, थंब का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हुआ। अब अगर इसको मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ, है ना, तो तुम्हारा ये जो फोर फिंगर्स का जो डायरेक्शन है जिसको हम कर्ल बोलते हैं, फोर फिंगर्स का जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी कि देख लो, अगर तुम लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव पेन को लेकर करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, पेन को ले लो, ऐसा पकड़ो, अपने सामने रखो, और पेन का टिप ऊपर की तरफ रखो, है ना, पेन का टिप ऊपर रखो, और थंब को जो है पेन के टिप के पैरेलल पकड़ लो, यानी कि थंब को अगर पेन के टिप के पैरेलल पकड़ लो तो तुम्हारा थंब भी ऊपर की तरफ हो गया। और इसको अगर इस तरह से लपेट लो, पेन को देखो पूरा लपेट लिया मैंने, है ना, फोर फिंगर से लपेट लिया, तो तुम्हारा ऊपर से अगर देखोगे तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड का शेप दिख जाएगा, ऐसे ऊपर से देखोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, चलो बताओ तो, कैसा डायरेक्शन दिखेगा ये, क्योंकि एंटी हम लोग क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ट्रू, है ना, समझ में आ गया, चलो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। बस यही रूल था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो हम अपना क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन यूज कर लेंगे, और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। बोलो क्लियर है सभी को। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना, या एक्चुअली जो लोग वेक्टर्स पहले से पढ़ रहे हो, ये रूल का आइडिया और कुछ नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का भी रिलेशन है। अभी इस रूल का कई सारे नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। यहाँ पे हम इसको सिंपली क्या बोलते हैं, राइट हैंड कर्ल्ड कर्ल्ड, है ना, राइट हैंड कर्ल्ड रूल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमको हमने करंट के डायरेक्शन में रख लिया, और करंट को जो है पकड़ लिया, फोर फिंगर से ये लपेट लिया, हमको हमने फोर फिंगर से पकड़ लिया, ठीक है। और फोर फिंगर जो है वो हमारा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। अब ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है ना, ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, लेकिन नीचे से देखो तो क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना, है ना। समझ में आ रहा है, चेक चेक करके देख लो, चलो चेक करके देख लो, ये तुम्हारा करंट, है ना, हमको करंट के पैरेलल पकड़ लिया, और फोर फिंगर से लपेट लिया, ये लपेट लिया फोर फिंगर से, है ना, करंट और थंब को पैरेलल रखा और लपेट लिया, पकड़ लिया, है ना, ये सिचुएशन। अब ये जो लपेटा है, मतलब जो कर्ल है, अगर ऊपर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऐसा घूम रहा है ना, देख लो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, है ना, तुम लोग को भी दिखना चाहिए। लेकिन अगर तुम इसी को अगर ऊपर की तरफ देखोगे ऐसे करके, है ना, इस तरह से ऐसे उठा के नीचे से देखो, तब देखो तुमको क्या दिखेगा, ये तब ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा जो डायरेक्शन है ये रिलेटिव होते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो अर्थ का रोटेशन इसलिए हम कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलते हैं, अर्थ इसलिए हम बोलते हैं रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, क्योंकि वेस्ट जो है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे अर्थ अगर ऐसा गोल घूम रहा है, ऐसा गोल घूम रहा है, देखो अपने तुम खुद एनालाइज करके देख लो, इस पेन को ही देख लो, तो ये पेन ऐसा घूम रहा है, देख रहे हो कैसे घूम रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में मैं घुमा रहा हूँ। अगर तुम अपने पेन को एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाओ, ऊपर से देखो एक बार उसी उसको घूमते हुए, तो मुझे अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और वही चीज घूमते हुए ऐसे देखूंगा तो देखो अब मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। तुम भी ऑब्जर्व करके देख सकते हो चीज को, है ना। तो रोटेशनल इफेक्ट जो है ना, ये हमेशा डायरेक्शन के लिए एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज हम यूज करते हैं आइडिया, वो रिलेटिव होते हैं, है ना, हमारे ऑब्जर्वेशन के पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज चीजें हम नहीं बोलते हैं, है ना। यहाँ पर जो है डायरेक्शन का जो आइडिया है वो हम यहाँ पे क्रॉस या डॉट से दिखाएंगे, जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो चलो आइडिया अगर समझ में आ गया है तो बताओ तो यहाँ पर, है ना, कैमरे में आ जाओ वापस अपना सेकंड कैमरे में, देखो इसमें स्लाइड वाला इसमें देख लो, देखो ये तुम्हारा इस तरह का करंट को एलिमेंट है डीएल, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है ना। तो थंब को कहाँ रखेंगे, करंट के लॉन्ग रखेंगे ऐसे, है ना, और फोर फिंगर से क्या करेंगे, लपेट लेंगे इसको, है ना। फोर फिंगर से अगर लपेट लिया तो मेरा
फोर फिंगर्स का डायरेक्शन लपेटने का ऐसा होगा, इस तरह का, है ना, ऐसा टाइप का होगा, इस टाइप का। ये हम यहाँ रख लिया, पकड़ लो, जैसे एक वायर था, ये हम पेन को अगर वायर पकड़ो और इसको पकड़ लिया, ऐसा हुआ, देख रहे हो, ये ऐसा, इस टाइप का। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये जो पी पॉइंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कॉपी के अंदर जाएगा कि कॉपी से बाहर आएगा? दिखा? कॉपी के अंदर जाएगा सर। हाँ, कॉपी के अंदर जा रहा है, बिल्कुल सही, कॉपी के अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या सिंबल यूज करेंगे? क्रॉस, है ना, क्योंकि हमको वेक्टर का क्या दिखेगा, हमको वेक्टर का जो है बैक साइड दिखेगा, रियर साइड दिखेगा, तो इसलिए हम इसको क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये था आइडिया बायट-सेवर्ट लॉ का। चलो एक बार इसको फटाफट थोड़ा सा देख लो, कीजिए। मैं एक पानी लेके आता हूँ, 2 मिनट। तो चलो देख लिया। तो देखो, बायट-सेवर्ट लॉ का आज बस हमारा जो है थ्योरी का आइडिया ही था बस। इसमें जो जो आइडिया मुझे समझाना था वो था मोस्टली बायट-सेवर्ट लॉ का मैग्नीट्यूड, बायट-सेवर्ट लॉ के क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन एंड बायट-सेवर्ट लॉ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकल जाता है ना, अगर तुम डीएल क्रॉस आर करके देख लो, यहाँ पर है ना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन तुम लोग को क्लियर है, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करोगे तो पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन बनेगा डीबी का, वो अंदर ही जा रहा है। डीएल क्रॉस आर करके देख लो, डीएल क्रॉस आर मतलब हो रहा है तुम्हारा, डीएल को आप घुमाओगे आर वेक्टर की तरफ, है ना, राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल लगाओगे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल कहा जाता था उसको। तो राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल लगा के देखो, तो डीएल को आप आर वेक्टर की तरफ घुमाओगे, तो इस तरह के रोटेशन करने पर आपका जो वेक्टर है ना, डीएल क्रॉस आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो कि डीबी वेक्टर है, वो डीबी वेक्टर का डायरेक्शन किधर जा रहा है? कॉपी के अंदर ही जा रहा है। एक उस तरह से देखा जा सकता है, या नहीं तो सबसे सिंपलेस्ट बेस्ट आइडिया क्या था कि भाई सीधा सीधी आप क्या कर लो, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रख लो, है ना, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रख लो और फोर फिंगर से उसको करंट को लपेट लो। करंट के डायरेक्शन में थंब को रख लो और फोर फिंगर से करंट को लपेट लो। तो फोर फिंगर से अगर करंट को लपेट लोगे, है ना, तो पी पोजीशन जो कि आपका आर और डीएल वेक्टर के प्लेन में ही है, आर और डीएल वेक्टर के प्लेन में ही है, तो फिर हमारा पी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? कॉपी के अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये था आइडिया तुम्हारा।
तो आज मैं बहुत ज्यादा इसमें और कुछ नहीं कराऊंगा तुम्हारा, आज सिर्फ डायरेक्शन वाला चीज को पहले क्लियर करा लेता हूँ और एक है ना। तो चलो, जैसे अगर ये तो ये तुम लोग को क्लियर हो गया है, अब तुम लोग खुद बताओ ये जो इनिशियल फिगर जो था है ना, जिसे मैंने कंसेप्ट के लिए जो समझाया था, अब इस फिगर में देख लो और बताओ है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के स्टार्टिंग में जब मैंने तुम लोगों को ये फिगर दिखाया था, अब बताओ तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, अब थोड़ा सा हायर आइडियाज पे आ रहा हूँ है ना। चार्ज पार्टिकल जो क्यू है, इस पोजीशन पे है ना, ये जो कंडक्टर था राइट हैंड साइड में जो कंडक्टर हमारा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडक्टर हमारा है, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस क्यू चार्ज के पोजीशन पे है ना, इस डायरेक्शन में होगा। सवाल फिर से, ये जो करंट कैरिंग है ना हमारा एलिमेंट है, ये जो भी हमारा सिलिंड्रिकल एलिमेंट जो भी है, इससे करंट अगर आई पास कर रहा था तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा है ना। तो एग्जैक्टली जहां पर हमारा क्यू चार्ज रखा गया है, इस पोजीशन पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनेगा? कौन बताएगा? क्यू चार्ज को भूल जाओ है ना, क्यू चार्ज है बोल के भी मत सोचो है ना। क्या करना रहेगा? करंट के डायरेक्शन के अलोंग है ना, ये करंट है, तो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हमको क्या लेना है? ये करंट का डायरेक्शन हुआ, इस डायरेक्शन में हमको थंब को पकड़ना है, ये पकड़ लिया थंब को, और फिर इसे लपेट लो है ना। लपेट लोगे तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिखाएगा? हाँ बोलो उमेर। हाँ ठीक है सोमेश, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं बोलोगे, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इससे देखो, अभी अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो तो ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हो, ऊपर से कर रहे हो कि नीचे से कर रहे हो, ये फैक्टर आ जाएगा है ना। क्यों? इसीलिए इसमें सीधा है ना, या तो कॉपी के अंदर घुस रहा है या कॉपी से बाहर निकल रहा है, या लेफ्ट राइट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है ना, जो भी है उस तरह से बताओ। सर घुसेगा। हाँ, कॉपी के अंदर घुस रहा होगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो तुम्हारा सर्कुलर लूप बनाता है, ठीक है। हाँ इनवर्ट, ठीक है सोमेश। तो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है सर्कुलर लूप बनाता है, तो अब इसका ये देख लो है ना, अब मैं सिर्फ करंट वायर को कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये करंट का वायर है, तो क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों तरफ एक गोल को लूप बनाएगा, बिल्कुल यहाँ से ऐसे कोई पोजीशन पे, जैसे ये चार्ज जहाँ पे रखा गया था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, जो है वो कहाँ होगा? कॉपी के अंदर घुस रहा होगा। एनालाइज कर पा रहे हो ये चीज? जैसे ये फैक्टर के लिए, ये सिचुएशन के लिए जो अभी ऑब्जर्व किया कि करंट अगर ऊपर जा रहा है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? वो कॉपी के अंदर घुस रहा होगा। तो अगर यहाँ कॉपी के अंदर घुस रहा है तो इधर क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे? कॉपी से सर बाहर आएगा। कॉपी से बाहर आएगा, सही है। तो यहाँ पर एक्चुअली आपका कॉपी से बाहर आएगा, तो उसको डॉट है ना। तो ये हो गया बी का डायरेक्शन का कंसेप्ट है ना। और यहाँ पे कैसा दिखाओगे उसको? देखो, ये डैश डैश लाइन ऐसा दिखा दे रहा हूँ है ना, इस तरह से। तो देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, अब तुम इसको बोल सकते हो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान रखना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो यहीं पे बहुत बड़ा दिक्कतें आता है। क्योंकि देखो, इस फिगर को जब मैंने ऐसा बनाया है ना, इसको कोई चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, कोई चाहे तो इसको क्लॉकवाइज भी बोल सकता है। ऑब्जर्वेशन में अगर ऊपर से लेके कंसीडर करो, मान लो ये जो है तुम्हारा, तो इसको ऐसा भी देखता है, जैसे ये जो पीछे ये जो बना रखा है, इसको अगर मैं पीछे मान लूं है ना, वायर के पीछे मान लो, इस वाले डैश डैश लाइन को अगर वायर के पीछे मान लो, तो और ये वाला डैश डैश वाला लाइन को वायर के सामने मान लो, तो एरो का डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा, ठीक है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जरा इसी को ऑब्जर्व करो तो, अगर मान लो ये वायर वाला जो ये वाला ऊपर वाला जो वायर है, ये अगर सामने की तरफ है, हमारी तरफ है, और ये डैश डैश वाला मान लो अगर पीछे की तरफ है, फिर तो ये उल्टा दिखाएगा, फिर तो ये तुम्हारा जो है ऐसे घूम रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा है ना। तो इसलिए जो है ना, इस चैप्टर में आपका डायरेक्शन को लेकर के बड़ा बहुत ही ध्यान रखना। मोस्टली जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म जो है हम कब बोलते हैं? जब हम इसका वन, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ है ना। तो ये तो फिगर था उस समय का जो स्टडी किया था, ये इसी का दूसरा फिगर देखो ऐसे भी दिखा रहा हूँ है ना। सपोज कर लो हम लोगों ने जो करंट है
एक फिगर ये हो गया, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये एक फिगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा फिगर ये देख लो, है ना। मेरा थोड़ा सा नेट अनस्टेबल हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है इस तरह से, जैसे बोलते कि कोई मोटा कंडक्टर है और एक डॉट दिखा दिया और इसके सामने जे दिखा दिया, है ना। देखो ये भी आई होप तुम लोग को क्लियर होगा, है ना। ये क्या चीज था, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी हमारा क्या था, वेक्टर था। अगर मान लो मैंने एक ऐसा डॉट दिखा दिया, है ना, तो करंट डेंसिटी चूंकि वेक्टर है ना, और वेक्टर का इसका सिर्फ डॉट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है, हम करंट डेंसिटी जो वेक्टर है उसका टिप को देख रहे हैं, वेक्टर का टिप। यानी कि इस रीजन में करंट क्या हो रहा है, कॉपी से बाहर निकल रहा है ना। जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, किसी एरो को, है ना, आप अपने तरफ अगर आते हुए देखोगे तो उसका क्या दिखेगा, टिप दिखेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, टिप दिखना, है ना। तो करंट डेंसिटी चूंकि वेक्टर है तो उसके लिए भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे ये बताओ, इस तरह से अगर एक करंट एलिमेंट, है ना, अगर हमको मिल जाए जिसमें करंट डेंसिटी जो है अगर ऊपर की तरफ है, तो बताओ तो अब इसमें जो करंट, ये जो है, उस करंट डेंसिटी के कारण या करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा शेप बनाएगा, इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा शेप बनाएगा। सर कुछ शो नहीं हो रहा है। हाँ आदित्य, फिर से बोलो। सर कुछ शो नहीं हो रहा सर, मतलब कैमरा ऑफ है शायद। कैमरा ऑफ है सर। नहीं, कैमरा तो ऑन ही है। मैं एक काम करता हूँ, फिर से और कैमरा का वो कर देता हूँ। नेट थोड़ा सा वो हो रहा है। अब चेंज हुआ कैमरा व्यू। हेलो। हाँ सर। अच्छा, अभी फिर नो दूसरा सर, अभी अब आया। नहीं हुआ। सर आपका कैमरा ऑफ दिखा रहा है इधर। आदित्य दिख रहा है अभी? सर सत्यम को अंदर ले लीजिए। यस सर। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखो ये फिगर, चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं। देखो हमारा, मैंने क्या दिखाया, फिगर देख लो, करंट डेंसिटी जे को दिखाया है ना। सत्यम को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है पर वो आ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम दिखा रहा है, फिर से कनेक्शन कट जाएगा। देखो करंट है, कॉपी से बाहर निकल रहा है ना, जे वेक्टर। तो अभी जैसे मैंने बताया है ना, थंब को हम कहाँ रखेंगे, जैसे मैंने अभी कहा थंब को हम कहाँ रखेंगे, थंब को हम रखेंगे करंट के डायरेक्शन के अलाउंग। यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में हम थंब को कैसे दिखाएंगे, ऊपर की तरफ ऐसे, इस तरह से, ठीक है ये। सर अभी भी शो नहीं हो रहा है। चलो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, रिकॉर्डिंग को देख लेना फिर, ठीक है, फिर से बता ठीक है, दूंगा ओके देखो। सर। और ये जो डायरेक्शन है ये दिखाएगा उस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ऐसे करके जब दिखाएंगे ना सोमेश, है ना, अगर देख रहे हो तुम्हारा क्लियर है, तब हम इसको जो है ना ये बोलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा फिगर दिखाया जाता है तो इसमें हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, या तो कॉपी के अंदर जा रहा है या कॉपी से बाहर आ रहा है। इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये तुम्हारा जो है एक्स प्लेन, एक्स डायरेक्शन के अबाउट होगा, पीछे देखोगे तो माइनस एक्स होगा, है ना, इस तरह से। तो ठीक है, चलो फिर आज यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का कल सुबह, है ना, 8 AM को। अपना अपना जो भी डाउट्स वगैरह जो तुम लोग पूछना चाह रहे थे टॉपिक से रिलेटेड पूछ लेना फिर।